स्वागत है आप सभी का। वक्त है उत्तराखंड लाइव का और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। और खबर टिहरी से है और हादसे की खबर है, जहां एक कार हादसे का शिकार हुई और 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि एक शख्स घायल हुआ है। तो ये जो गाड़ी थी वो घनसाली बूढ़ा केदार के पास हादसे का शिकार हुई और घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सौरभ सिंह और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो सौरभ, कौन लोग इस गाड़ी में सवार थे और कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया? प्रीति, मैं आपको बता दूं, ये घनसाली बूढ़ा केदार मोटर मार्ग पर भेटी के पास दुर्घटना हुई है। ये गाड़ी एक बारात में जा रही थी जो भेटी से कोट बिशन गांव जा रही थी, जिसमें 4 लोग सवार थे और कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही इसमें मानी जाएगी कि ये लोग काफी अधिक शराब पिए हुए थे और साथ ही साथ गाड़ी काफी तेज गति से चल रही थी, जो वहाँ के आसपास के लोगों का कहना है। और जो गाड़ी इन्हें क्रॉस हुई वो भी उनका भी यही कहना है कि काफी तेज गति से चल रहे थे, जिसके चलते एक दर्दनाक हादसा हो गया और ये काफी गहरी खाई में जा गिरी, जहाँ जो स्थानीय लोग थे उनकी सूचना पर फिर पुलिस पहुंचती है, 108 पहुंचती है और जो 3 लोग थे उनकी मौके पर ही डेथ हो जाती है, जबकि एक जो घायल था उसे बेलेश्वर अस्पताल लाया जाता है। वहां उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है, उसे हायर सेंटर रेफर किया जाना है। तो इस सब लोगों को निकाल लिया गया है यहाँ से सौरभ, जो भी थे गाड़ी में सवार? तीनों जो जिनकी डेथ हुई थी उनको भी निकाल लिया गया और जो घायल था उसे बेलेश्वर अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो पुलिस वहां पर मौके पे पहुंच गई थी, वहां पर एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई थी और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग थे उन्होंने भी काफी मदद करी इन्हें निकालने में। चलिए सौरभ, शुक्रिया आपका। तो स्पीड की वजह से ये दर्दनाक हादसा, क्योंकि यही बता रहे हैं जो लोग आसपास गाड़ी में थे, आगे पीछे सवार थे, कि बहुत तेज गति में कार चल रही थी और सोचिए शादी का जैसा शुभ मौका था और 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी केवल तेज रफ्तार की वजह से। शुक्रिया सौरभ आपका जानकारी। और देहरादून से बड़ी खबर है, बाबा रामदेव की दवा अब इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बिक रही है। यानी कि जहां पहले इसे कोरोना की एक दवा के तौर पे कहा गया, लेकिन उसके बाद हालांकि यू टर्न हुआ और अब ये कहा जा रहा है कि ये दवा कोरोना का इलाज नहीं करती बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर है, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। और अब उत्तराखंड में दवा बेचने को मंजूरी दे दी गई है। ये इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर बिकेगी, साथ ही क्लिनिकल ट्रायल को भी मंजूर कर लिया गया है। हालांकि कोरोना की दवा के तौर पर ये नहीं बिकेगी। तो इसी को लेकर पहले विवाद था कि कोरोना जब लाइसेंस किसी और का लिया गया तो कोरोना की दवा कैसे बना दी और बगैर इसको किसी तरह का लाइसेंस मिले हुए क्या इसे बिकने के लिए बाजार में उतारा जाए। तो फिलहाल ये बिकेगी, लेकिन बूस्टर के तौर पर बिकेगी, इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा के तौर पर बिकेगी। उत्तराखंड आयुष विभाग ने कहा है कि कोरोना के दावे और इसके लेबल के साथ दवा को नहीं बेच सकेंगे। यानी कि इस दवा में दावा कतई नहीं होगा कि ये कोरोना की दवा है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है। आयुष विभाग ने बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी को 3 दवाई बनाने का लाइसेंस दिया था जो इम्यूनिटी बूस्टर ही थी। हालांकि इसमें नई बात यह है कि अब नियमों के तहत रामदेव की दवा के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। तो अब क्लिनिकल ट्रायल होगा और उसके बाद जिस ट्रायल में ये पास होती जाएगी, फिर आगे देखना होगा कि किस तरह का लेवल इस पर चस्पा होता है। अगर उनको क्लिनिकल ट्रायल वगैरह करना है तो भारत सरकार का कोई पत्र आया, पहले गजट आया, तो उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि उसके हिसाब से प्रक्रिया के आधार पे आप जो है अप्लाई करिए भारत सरकार में क्लिनिकल ट्रायल के लिए। तो जैसे ही काफी धूमधाम से दवा उतारी गई तो खूब हंगामा हुआ, खूब राजनीति भी हुई। तो अब पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण कह रहे हैं कि हमने तो कभी दावा ही नहीं किया कि हमने कोरोना वायरस की दवाई बनाई है, उसे मारने की दवा बनाई है। हमने तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा का एडवांस स्तर पर कॉम्बिनेशन बनाया है और वो जब कोरोना वायरस के मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल किया गया तो उससे कोरोना वायरस के मरीज ठीक हुए। हमने कोई ये दावा नहीं किया कि हम कोरोना की दवा बना रहे हैं। हमने केवल इतना कहा कि इम्यूनिटी बूस्टर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का जो लाइसेंस दिया गया है उसी के अनुसार हमने दवा बनाई है। औषधियों का क्या किया कि उन कंपाउंड के ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के बाद में जो रिजल्ट आया हमने देश को बताया। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयाँ बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयाँ दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। तो इसमें इस तरह का कन्फ्यूजन वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं। हम नहीं कह रहे हैं कि हमने कोरोना की दवाई बनाई, हम कह रहे हैं कि जो दवाई बनाई थी वो क्लिनिकल ट्रायल में कोरोना के रोगी ठीक हो गए। और अगली खबर भी रामदेव की दिव्य योग फार्मेसी से ही जुड़ी हुई है। बड़ी खबर है, फार्मेसी में ड्रग इंस्पेक्टर हरिद्वार के निरीक्षण के दौरान कोरोनिल टैबलेट के लेबल पर कोरोना वायरस का छाया चित्र बना पाया गया है।
जहां इससे पहले ये कहा गया कि ये तर्क दिया जा रहा था दिव्य फार्मेसी की तरफ से कि हम ना तो दावा कर रहे हैं कोरोना की दवा है, ना ही हमारी जो पैकिंग का जो रैपर है उसमें कहीं कोरोना वायरस बना है, लेकिन अब इंस्पेक्शन में ये पाया गया है। जबकि दिव्य योग ट्रस्ट के लोग लगातार इसको लेकर यहां पर खारिज कर रहे थे। ट्रस्ट ने स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भेजे अपने जवाब में लेबल पर कोरोना वायरस का किसी भी तरह का चित्र होने से इनकार किया था। स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अधिकारी वाईएस रावत ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा फार्मेसी से तीनों दवाओं के सैंपल लिए गए हैं, अब इन्हें लैब में जांच के लिए भेजा जा रहा है। क्लेम पे हमारे ड्रग इंस्पेक्टर कल वहाँ फैक्ट्री में गए थे इनकी, जिसके लिए हमने दिव्य फार्मेसी में, जिसमें हमने लाइसेंस दिया है, उन्होंने कल इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन में उन्होंने भी पाया है कि लेबल क्लेम पे कोरोना का चित्र बना हुआ, टैबलेट कोरोनिल के लेबल क्लेम पे, कोरोनिल का जो टैबलेट है उसके क्लेम पे वो बाहर जो है कोरोना का चित्र बना हुआ है, जिसको उन्होंने भी उनको कह दिया है हटा दें, और वो रिपोर्ट मुझे भेज रहे हैं और हम भी उनकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। और कल हम उनको इस तरह का पत्र जारी कर देंगे कि उसको हटाते हुए आप अपना निर्माण करें। और इंडिकेशन और जो उस दवा के जो दवा जिस उद्देश्य के लिए, जिन बीमारियों, जिन लक्षणों के लिए, या जैसे इम्यूनिटी के लिए, खांसी बुखार के लिए दी गई है, उसी का ही उल्लेख करें। तो दावों में कभी खुद दावे हो रहे हैं, कभी खारिज किए जा रहे हैं, इनके बीच में मामला उलझा हुआ है। बहरहाल अभी मामला हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। आज हाईकोर्ट ने रामदेव की कोरोनिल दवा पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और केंद्र से कहा कि वह अपना पक्ष रखे, और अब कल इस मामले की सुनवाई होगी। याचिका में दवा को बाजार में बैन करने की मांग की गई थी। हालांकि अभी अपडेट हमने आपको दिया था कि अब एक बूस्टर के तौर पर, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर यह दवा बाजार में बिक सकेगी। और अब बात मौसम की, तो उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें 3 जुलाई से पूरे राज्य में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो यही वो मौसम है जो उत्तराखंड को बहुत डराता है, बहुत परेशान करता है। तो फिलहाल मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक गढ़वाल रीजन में बारिश के आसार कम है, लेकिन 3 जुलाई के बाद गढ़वाल जो क्षेत्र है, उसके जो जिले हैं, वहां भी अच्छी खासी बारिश हो सकती है। उनका कहना है कि 23 जून से उत्तराखंड में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी थी। इस दौरान कुमाऊं के कई इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिली है, और 3 जुलाई से पूरे उत्तराखंड में, चाहे गढ़वाल मंडल की बात करें, कुमाऊं मंडल की बात करें, तो अलग अलग इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 3 तारीख से आगे लेकिन आप देखेंगे कि जो आपकी एक्टिविटी है वो सही हो जाएगी, और पूरे प्रदेश में फिर जो रेन है ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम मिलेगी, और साथ में जो हैवी रेन्स भी है 3 तारीख से मैं बोलूँगा कि जो हमारे इधर देहरादून, टेहरी, इनको भी आप ले सकते हैं, इनमें भी हैवी की संभावना 3 तारीख को। और जैसा कि कल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ऐलान किया था, आज राजभवन के पास 1 घंटे का धरना उन्होंने दिया। इससे पहले जब हरीश रावत राजभवन की ओर बढ़े तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के उन्हें रोक दिया। हरीश रावत ने कल बगैर अनुमति के बैलगाड़ी से रैली निकाली थी, जिसके चलते उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था, और इसी के विरोध में कल ही हरीश रावत ने ऐलान कर दिया था कि वो अकेले धरने पर बैठेंगे। तो आज वो बैठे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने उनका उत्पीड़न किया है। मैंने केवल पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों का विरोध किया, लेकिन मुझ पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मोदी सरकार और उनके चेले चपाटी सरकारें, इनका लोकतंत्र पर कोई यकीन नहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, विरोध पक्ष का उत्पीड़न किया जा रहा है, मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जेल में डाला जा रहा है। यहाँ मैं शिव जी के दरबार में अर्जी लेकर के गया, भगवान कोरोना से मुक्त करवाइए और इस सरकार को अकल दीजिए कि पेट्रोल डीजल के दाम जरा घटाएं करके। तो इनको इतना, मेरे बैलगाड़ी में जाना इतना नागवार गुजरा, मेरे पर मुकदमे लगा दिए। और वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने भी हरीश रावत पर लगाए गए मुकदमों को गलत बताया है। उन्होंने बाजपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सत्ता पक्ष मुकदमे लगाकर विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है। ये सब बदले की भावना से जो सप्रेस या कुचलना चाहता है, ऐसे नेता को कभी कोई लाभ नहीं हुआ, उन्हें भी कोई लाभ नहीं है। साफ वो रास्ता हमारे लिए प्रशस्त कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए रास्ता छोड़ रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा इन परिस्थितियों में अगली सरकार कांग्रेस बनाए। तो कल जहां तेल के बढ़े हुए दाम को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही थी, आज मुकदमे के विरोध में अलग अलग जगह कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। कोटद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि जो भी मुकदमे लगाए गए कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर, उन्हें वापस लिया जाए। जो है मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी इंसाफ देने वाला निर्णय नहीं है, और ऐसे में मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को महसूस करना चाहिए कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है।
राज्य में बिना बजट के ही परिवहन विभाग चारधाम यात्रा की तैयारी में है। चारधाम यात्रा को कल से शुरू होना है। हालांकि ये भी बता दें कि केवल उत्तराखंड के लोग ही इस यात्रा में शामिल हो पाएंगे। तो ये घोषणा काफी पहले की जा चुकी है। ऐसे में यात्रा का संचालन विभाग के लिए टेढ़ी खीर बन गया है। यात्रा के लिए वाहनों के ग्रीन कार्ड से लेकर अस्थायी बैरियर बनाने, ऋषिकेश बस स्टेशन पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करने से लेकर बजट तक का कोई काम नहीं हुआ है। नोडल अधिकारी कह रहे हैं कि सभी तैयारियां कर ली जाएंगी। सरकार ने 1 जुलाई से राज्य के अंदर चारधाम यात्रा की स्वीकृति दे दी है। तो इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो चारधाम यात्रा की व्यवस्था जो परिवहन विभाग से संबंधित होती है, उसमें हमारा ग्रीन कार्ड का जारी किया जाना एक मुख्य बिंदु है। इसके अतिरिक्त हमारी जो 5 अस्थायी चेकपोस्ट लगती है, उनकी स्थापना होती है। विशेष परिवर्तन दलों की हम तैनाती करते हैं मुख्य मार्गों पर, और हम लोग ऋषिकेश ISBT में एक हेल्प डेस्क की स्थापना भी करते हैं। चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में यात्रा शुरू होने के फैसले के बाद पर्यटन कारोबारी थोड़ी सी राहत की सांस ले रहे हैं। परिवहन महासंघ के अध्यक्ष का कहना है कि कोरोना काल में वेंटिलेटर पर आ गया उनका उद्योग अब थोड़ा सा पटरी पर आ जाएगा। हालांकि उत्तराखंड के ही लोगों को इसकी अनुमति है, फिर भी पूरी तरह से ठप हो चुके इनके कारोबार को थोड़ी सी संजीवनी जरूर मिलेगी। व्यक्ति, हालांकि अभी तो इंटर स्टेट यात्रा है, तो हमारे जितने भी प्रदेश के लोग हैं वो यात्रा में अगर जाएंगे तो उससे एक मैसेज बनेगा जो पूरे प्रदेश, पूरे भारत में जाएगा। उससे क्या है कि आने वाले समय पे थोड़ा कोरोना की स्थिति अगर बेहतर होती है तो सितंबर अक्टूबर की जो यात्रा है वो फिर अपने चरम पर आ सकती है। और इन सब के बीच चारधाम देवस्थानम एक्ट का मामला हाईकोर्ट में है, जिसमें सुनवाई कल भी जारी रहेगी। याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी के बाद अब राज्य सरकार अदालत में अपना पक्ष रख रही है। सरकार ने अपने एक्ट को सही बताते हुए अदालत में बद्रीनाथ समेत अन्य मंदिरों में धार्मिक महत्व और हिंदू धर्म के बारे में जानकारी दी। तो केदार सभा के तीर्थ पुरोहितों के अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि यह एक्ट मंदिरों के उद्धार के लिए नहीं बल्कि राजनेताओं और अधिकारियों के उद्धार के लिए बनाया गया है। तो कल फिर इस मामले में सुनवाई होगी। इससे पहले अगर हम कल यानी कि सोमवार की बात करें तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था जो ये एक्ट लाया गया है ये पूरे तरीके से असंवैधानिक है, जो संविधान के कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। उन्होंने बद्रीनाथ धाम की हिस्ट्री और हिंदूज की डेफिनेशन वगैरह चीज़ें कोर्ट के सामने रखी है। हमने ऑलरेडी प्लीड किया हुआ है कोर्ट के सामने कि आर्टिकल 25 का कोई वायलेशन नहीं है। By this act, state government has not created any impediment or any violation of the religious functions of the Hindus. वहीं केदारनाथ से कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पर्यटन मंत्री को चिट्ठी लिखी है और इसमें कहा गया है कि बद्रीनाथ केदारनाथ में कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे वो परेशान है। तो मनोज रावत ने कहा है कि केदारनाथ मंदिर रूट पर कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में कल से जो यात्रा शुरू हो रही है, ऐसे में यात्रियों को कैसे सुविधाएं मिलेंगी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। पहले भी 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली तो फिर हमने 7 अप्रैल को पत्र लिखा। उसके बाद बोर्ड ने अपना जो पूर्व बद्रीनाथ और केदारनाथ के कर्मचारी उनको तनख्वाह दी थी। अब अप्रैल, मई और जून 3 महीने खत्म हो गए हैं और फिर से वेतन नहीं दिया गया है। तो मैंने इस पर मैं इंतजार करता रहा कि अभी वेतन देंगे, लेकिन 3 महीने जब बीत गए तो मुझे मजबूर होकर के पत्र लिखना पड़ा। तो केदारनाथ में आज के दिन पर कोई रहने की जगह नहीं है गढ़वाल मंडल के सिवा, और गढ़वाल मंडल में कोई भी आदमी अगर एक रात के लिए रुकता है तो उसका 2,500-3 हज़ार रुपये लगता है। और स्थानीय लोगों के लिए, उत्तराखंड के निवासियों के लिए ये बहुत बड़ी मार होगी। तो मेरा कहने का, हम चाहते हैं कि यात्रा चले और ऐसे दौर में जबकि चीन के साथ में नेपाल के साथ भी तनाव चल रहा है, तो सीमावर्ती गांव की आपको तस्वीर दिखाते हैं। तो इन दोनों देशों की सीमा से सटा हुआ गर्बियांग गांव है, जो किसी दौर में मिनी यूरोप कहा जाता था। इतना खूबसूरत ये गांव है, लेकिन पलायन के चलते आज ये गांव खामोश है और लोगों में अब डर ये है कि कहीं दूसरे देश के लोग यहाँ घुस ना आए। 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर बसे गर्बियांग गांव में बीते कई दशकों से लगातार भूधसाव हो रहा है। साल 1976 में यहाँ के आधे से ज्यादा परिवारों को सितारगंज शिफ्ट कर दिया गया। इस गांव में ना तो संचार के साधन हैं और ना ही बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं का कोई ठिकाना है। लिपुलेख तक सड़क बनने के बाद ये इलाका पहली बार सड़क से जुड़ा है। हालांकि संचार के लिए यहाँ के लोग आज भी नेपाल पर निर्भर हैं और एक कॉल करने के लिए इन्हें 6 किलोमीटर का सफर करके चियालेख पहुँचना पड़ता है। दिक्कत तो बहुत है यहाँ पे। 1976 में भूस्खलन हुई थी, उस समय धस गई थी थोड़ी थोड़ी करके। और फिर उसका प्लाइन हेलन हो ही रहा है और सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए कि प्लाइन हेलन को रोके
यहाँ की विकास करे। फ़ोन वोन का व्यवस्था नहीं है, ताकि लोग बाग फ़ोन ऑन करे तो घर से तो काफ़ी किलोमीटर दूर चल के आना पड़ता है। नेपाली नेटवर्क यूज़ किया जाता है जहाँ। चीनी हमले से पहले गर्ब्यांग गांव आर्थिक तौर पर काफी संपन्न था। तिब्बत के साथ होने वाले व्यापार का गर्ब्यांग केंद्र बिंदु हुआ करता था। ब्रिटिश हुकूमत में इसे मिनी यूरोप का दर्जा भी हासिल था। साल 1991 में इंडो चाइना ट्रेड तो बहाल हो गया, लेकिन वो खुशहाली यहाँ नहीं आ सकी। लिपुलेख सड़क बनने के बाद ये उम्मीद जरूर जगी है कि यहाँ से पलायन कर चुके परिवार घर वापसी करेंगे। लोगों ने सोलर लाइट्स का व्यवस्था किया हुआ है। अभी जो रोड का निर्माण कार्य BRO के माध्यम से किया जा रहा है, उसके बनने के उपरांत उसमें और भी सुविधाओं का हम लोग प्रयास करेंगे और वहाँ पर जो भूधसाव हो रहा है या जो कटाव हो रहा है उसके लिए भी रोकथाम के लिए हम कार्रवाई करेंगे। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत या दुर्भाग्य ये कहें कि ये गांव पूरा का पूरा खाली हो चुका है। इस गांव के सभी लोग पलायन कर चुके हैं। 1976 में इस गांव में भारी भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद यहाँ के अधिकांश लोगों को सितारगंज में शिफ्ट किया गया था। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, गर्ब्यांग, पिथौरागढ़। लॉकडाउन के दौरान ऊर्जा निगम ने किसानों के लिए सरचार्ज माफी योजना चलाई थी, जिसमें किसान को अपने ट्यूबवेल कनेक्शन के बिल में जमा करने से छूट मिल जाती है, लेकिन किसान इसका फायदा नहीं उठा सके। रुड़की ऊर्जा निगम के 4 डिवीजन में 11,000 ट्यूबवेल कनेक्शन है, जिसमें से मात्र 300 किसानों ने ही अब तक सरचार्ज का लाभ उठाया है। विभाग का कहना है कि गाँव-गाँव जाकर किसानों को जागरूक किया गया था, लेकिन किसान ही इसका फायदा नहीं उठा पाए। जो जानकार लोग हैं, जो होशियार लोग हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। कम से कम 30-40 लाख रुपए लोगों के सरचार्ज के अभी तक माफ कर चुके हैं, तो लोग इसका लाभ लें। कोटद्वार में खो नदी में चैनलाइजेशन की आड़ में चल रहे खनन से राजकीय स्पोर्ट्स कॉलेज पर खतरा मंडराने लगा है। खनन के चलते स्पोर्ट्स कॉलेज की सुरक्षा दीवार ढह चुकी है, तो वह स्टेडियम भी अब नदी के कटान के खतरे की जद में है। उप क्रीड़ा अधिकारी ने प्रशासन से शिकायत की है और संज्ञान लेने की मांग की है। वे प्रशासन की ओर से नदी का निरीक्षण कर स्टेडियम और नदी के बीच पत्थरों को लगाकर बाढ़ से सुरक्षा की बात कही जा रही, लेकिन अवैध खनन पर अब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। खतरा साबित हो रहा है, क्योंकि अभी आने वाले जो वेदर है वो बरसात का सीज़न है और इससे पहले भी यहाँ पे बरसात के सीज़न में काफ़ी गंभीर खतरे पैदा हुए थे, तो इसी से हमें थोड़ा सा हमें हमारे स्टेडियम के लिए जो खतरा बन। नैनीताल के धार्मिक स्थल कल से आम भक्तों के लिए खुल जाएंगे। सभी धर्मों की बैठक के बाद ही फैसला लिया गया है। हालांकि मुस्लिम समुदाय अपने मस्जिदों को शनिवार से खोलेगा। भक्तों को इसके लिए आरोग्य सेतु ऐप भी अपने पास रखना अनिवार्य होगा। धार्मिक ग्रंथों को छूने पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। प्रसाद का वितरण भी मंदिरों में नहीं होगा, तो वहीं मस्जिदों में नमाज के लिए अपनी चटाई घर से ही लानी होगी। तो 22 मार्च से यहाँ सभी धार्मिक स्थल बंद थे और अब तक कड़े नियम और शर्तों के साथ ही लोग इसका पालन कर रहे थे। तो फिलहाल कुछ नए नियम लगाए गए हैं, जिसके तहत अब धार्मिक स्थल खुल सकेंगे। अब टिहरी जिले में ही कोरोना सैंपल की जांच हो सकेगी और रिपोर्ट भी जल्दी ही लोगों को मिल जाएगी, जिसके लिए 2 ट्रू नॉट मशीन यहां पर आ गई हैं। एक मशीन नरेंद्रनगर अस्पताल में है, जबकि दूसरी नई मशीन टिहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाई गई है। जिलाधिकारी का कहना है क्योंकि लगातार बाहरी राज्यों से लोग अपने अपने गांव को लौट रहे हैं, ऐसे में सैंपलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अब 2 नई मशीन लगने से इसका लाभ सबको मिलेगा। तो इन मशीन के जरिए भी हम लोग जो हमारे सैंपल्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट में ही टेस्ट कर सकते हैं और मुझे लगता है कि हमारी 40 से 50 की डेली कैपेसिटी इन मशीन्स के जरिए और बढ़ेगी। तो जहाँ तक टेस्टिंग का सवाल है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है और जितने भी सैंपल्स हम लोग भेज रहे हैं उसमें अब समय से रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं। पिथौरागढ़ में जिला खेल समिति और खेल विभाग की ओर से पिस्टल शूटिंग रेंज बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। जिलाधिकारी ने खेल समिति के सदस्यों के साथ प्रस्तावित स्थल का दौरा किया है। स्पोर्ट्स स्टेडियम में जरूरी जगह नहीं होने की वजह से शूटिंग रेंज स्पोर्ट्स कॉलेज में बनाया जा सकता है। डीपीआर के मुताबिक 10 खिलाड़ियों के लिए पिस्टल शूटिंग रेंज बनाई जानी है। एयर राइफल पिस्टल शूटिंग का हम लोग रेंज बना रहे हैं। इसमें 10 प्रतिभागी प्रतिभा कर सकेंगे खेल में और साथ में जो है यहाँ पर दर्शक दीर्घा और अन्य जो भी इसकी आवश्यकताएं होती हैं उसके हिसाब से इसको बनाने का प्रयोजन किया जा रहा है। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में जंगलों से बाहर बंदरों को मारने की अनुमति देने का प्रस्ताव का विरोध शुरू हो चुका है। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क के पास धरना देकर विरोध जताया और मांग की है कि बंदरों के प्रति हिंदू धर्म की आस्था को देखते हुए सरकार अपने फैसले को तत्काल वापस ले। तो आपको बता दें कि इस प्रस्ताव को यहाँ मंजूरी मिल गई कल के बैठक में। अब केंद्र के पास प्रस्ताव गया है, उसकी मंजूरी के बाद बंदरों को मारना कोई अपराध नहीं होगा। देखिए, कल जो कैबिनेट में जो फैसला हुआ ये तुगलकी फरमान है।
हम इस फरमान को कभी नहीं मानेंगे। जो इन्होंने बंदरों को मारने का आदेश दिया था, किस सोच से दिया था, किस दुर्भाग्य से दिया था, हमें नहीं मालूम, किंतु हिंदू युवानी इसका पुरजोर तरीके से विरोध करती है कि हम उत्तराखंड में बंदरों को मारने का नहीं देंगे मौका किसी प्रकार का भी। अगर ये प्रस्ताव पारित किया जाता है तो हम हिंदू युवानी सामूहिक रूप से आत्मदाह करेगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की होगी। उधम सिंह नगर के बाजपुर का जमीनी विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। किसानों ने जमीन का मालिकाना हक वापस करने के लिए सड़क पर जाम लगाते प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मामला आपको बताते हैं, बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर जिलाधिकारी ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद से भूमि प्रकरण को लेकर बाजपुर में सियासत गरमाने लगी। यहां कांग्रेस कार्यकर्ता 1 जून से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अब भारतीय किसान यूनियन ने भी अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। हमारे को इसमें भ्रमित करके रखा, तो आज हम किसानों ने बैठ के अपनी एक रणनीति बनाई के तहत हमने ये किया कि आज हम अपने भगत सिंह चौक पे यहाँ पे आगे अपना रोष प्रकट करेंगे। देहरादून नगर निगम से जुड़े 40 नए वार्ड में सफाई कर्मियों की संख्या नगर निगम बढ़ाने जा रहा है। अभी तक इन सभी वार्ड में स्वच्छता समिति के लगभग 5 कर्मचारी ही सफाई का काम करते थे, जो नाकाफी थे। तो पार्षदों की मांग को देखते हुए मेयर सुनील उनियाल गामा ने इन वार्ड में एक बार में 5 से 8 स्वच्छता कर्मी देने की बात कही है। तो अब कल से ये लोग अपना काम शुरू कर देंगे। दिक्कतें लगातार आ रही हैं और अभी हमारी वहाँ निगम की टीम भी नहीं जा पा रही है, इसलिए हमने निर्णय लिया था बोर्ड की बैठक में कि हम वहाँ अपने पर्यावरण मित्रों की संख्या वहाँ बढ़ाएंगे। तो 1 तारीख से हम उनकी संख्या बढ़ाएंगे ताकि सफाई व्यवस्था जो है, जो हमारा आउटर का क्षेत्र जो नगर निगम में जुड़ा था, जो हमारे 72 गांव जो नगर निगम में जुड़े हैं, उनको भी ये नगर निगम के द्वारा सुविधा दी जाए। उधर नैनीताल की नैनी झील जो हमेशा नाव से गुलजार रहती थी, पर्यटकों से गुलजार रहती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यहाँ कोई नाव नहीं उतर सकी है, जिससे नाव संचालकों की रोजी रोटी बुरी तरह प्रभावित हुई है। नैनीताल की खूबसूरत वादियों और ठंडी फिजाएं यहाँ आने वाले सैलानियों को तरोताजा कर देती हैं। यहाँ आने वाले सैलानी नैनी झील में बोटिंग का लुत्फ लेना चाहते हैं, लेकिन बोटिंग के यादगार पलों से सैलानी अब भी दूर हैं। लॉकडाउन से बंद नावों का संचालन ना होने से पर्यटक बोटिंग का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, लेकिन काफी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि पहले जब हम आते थे तो काफी रौनक रहती थी, यहाँ पे बोटिंग करते थे। अब बिल्कुल शांत है, कोई दिख नहीं रहे, इंसान भी नहीं दिख रहे ज्यादा, तो काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा। कि पहले आते थे हम बोटिंग करते थे, लेकिन इस बार बोटिंग का मौका नहीं मिल पाया, तो इस बात का दुख है। अभी भी इंतज़ार है, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पक्का करेंगे। तो हमने सोचा था कि हम बोटिंग ज़रूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर अनलॉक हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बोटिंग अभी नहीं है और मार्केट वगैरह भी इतना ज़्यादा नहीं लगे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सुनसान लग रहा है हमें। उतना इंजॉय हम नहीं कर पाए जितना हम पहले करते थे। नैनी झील में करीब 220 नावों का संचालन होता है, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी है। संचालन ना होने से पानी में पड़ी नाव अब खराब भी हो रही है, तो इससे जुड़े कारोबारियों की अब चिंता भी बढ़ने लगी है। सरकार से यही गुहार करते हैं कि मतलब हमारी नाव खोल दी जाए, जबकि पर्यटक यहाँ आ रहा है, 4 जने साथ में घूम रहे हैं, तो बोट में भी 4 जने बैठ सकते हैं। आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे इन नाव चालकों पर बड़ी मार इस साल पड़ी है। पर्यटन सीजन में नाव बंद पड़ी और संचालक अब सरकार से उम्मीद की बाट जोड़ रहे हैं। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड के वन विभाग का दावा है कि वो इस साल 1 करोड़ 78 लाख पौधे की रोपाई करेगा। विभाग की फाइलों में इसी तरह बीते साल 19 से 20 में 1 करोड़ 37 लाख पौधे लगाने का टारगेट दिखाया गया था, लेकिन फाइलें बताती हैं कि विभाग ने न सिर्फ टारगेट अचीव किया है, बल्कि 64 लाख और पौधे लगा दिए हैं। यानी कि 1 करोड़ 37 लाख के टारगेट के विपरीत विभाग ने 2 करोड़ पौधे लगाने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन सवाल उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर हर साल पौधे रोपे जाते हैं, तो ये पौधे जा कहाँ रहे हैं? क्यों नहीं राज्य में जंगलों का विस्तार हो रहा है? तो इनमें से कितने पौधे जीवित हैं, कितने पौधे बढ़े या नहीं बढ़े, इसका मूल्यांकन कौन करेगा? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं इन फाइलों को देखकर। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों को जोड़ने वाला एकमात्र क्वारब पुल खस्ता हाल है। मानसून सीजन में पुल के नीचे पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि ये पुल खतरे में आ जाता है। इस पुल को बने 6 दशक से ज्यादा वक्त बीत गया है और यही एकमात्र पुल है जो कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को मैदानी इलाके से जोड़ता है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। जिस
जैसे नितिन बता रहे हैं उसका एक DPR बन गया है, प्रोजेक्ट गया है, तो उसकी सैंक्शन कराया जाए जल्दी उसको हम लोग फॉलोअप करेंगे। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के दल ने हॉर्न ऑफ हर्षिल अभियान में सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को हासिल किया है। 4823 मीटर अनाम चोटी में सफल आरोहण के बाद दल हर्षिल लौट आया है। दल का नेतृत्व निम के प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिष्ट ने किया। ये अभियान 21 नवंबर 2019 को शुरू हुआ था, लेकिन इस दौरान बर्फबारी बहुत ज्यादा थी और मौसम भी कई बार इनकी राह का रोड़ा बना। बहरहाल इन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए 22 जून को ये दल हर्षिल के निकट छोलमी पंचमुखी महादेव होते हुए स्की एरिया में पहुंचा। वहां कैंप करने के बाद अगले दिन ये दल आगे बढ़ा और बेस कैंप होते हुए समिट कैंप पहुंचा। तो रविवार सुबह दल ने अनाम चोटी का में झंडा फहराया है तिरंगा। ये चोटी पंचमुखी महादेव के शीर्ष पर स्थित है। On 28th at 9:30 we have reached Harsil Horn. Harsil Horn 2 to my right and we are on the top of Harsil Horn 1. And this is the first ascent and our 5 team members we have climbed here. चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी बस इतना ही। ब्रेक के बाद भी बुलेटिन में खबरें जारी हैं।